इशबा बालकनी में एक कोने में बैठी हल्की हल्की बारिश होते देख रही थी। बारिश के कुछ कतरे इस पर भी गिर रहे थे। वो इस वक्त अकेली घर पर थी। साथ इसके एक मुलाजमा थी जो अपना काम कर रही थी। अरकम यूनिवर्सिटी गया हुआ था। वो 2 दिन से बुखार से नठार रहने की वजह से आज बेड से उठी थी और थोड़ी देर बारिश में एंजॉय करने का सोचते हुए बालकनी में हाशिम को पार्टी में देखने के बाद सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। वो जितना इसे भूल जाना चाहती थी वो इतनी ही इसकी सोचों में काबिज होता जा रहा था। वो अभी तक वो अजियत भरा वाक़या ना भूल सकी थी, मगर दिल का क्या करती जो सिर्फ इसी के लिए ही धड़कता था। इसके ख्याल में तो वो इसे इसी दिन छोड़ चुकी थी जिस दिन इसे हमना ने शादी की, मगर सोचने से क्या होता है, इसके जज्बात हाशिम के लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि वो इसके बचपन की खालिस मोहब्बत था। हाशिम की सोचों को जुठलाकर इसने कल रात के बारे में सोचा। वो पानी पीने अपने कमरे से निकली थी जब अरकम के कमरे का दरवाज़ा खुला होने की वजह से इसे अरकम की किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बिना ध्यान गुजरने लगी थी कि इसने हूर और हादी का नाम सुना तो दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वो बस अरकम की बातों से इतना ही समझ पाई थी कि हाशिम ने इन्हें घर से निकाल दिया और अब वो कहीं नहीं मिल रहे। वो इसकी बात सुनकर खामोशी से किचन में आ गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हाशिम ने हूर और हादी को घर से निकाल दिया। इसे पता था कि वो संगदिल है, मगर इतना कि अपने बहन भाई को ही घर से निकाल दिया ये नहीं पता था। वो इसकी सोचों को झटक कर अपने कमरे में वापस आई। अब बस इसे हूर और हादी की फिक्र ही थी। वो थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद अचानक अपने कमरे में जाकर शावर लेने के बाद फ्रेश होकर किचन में गई जहां नूरी मुलाजमा खाना बना रही थी। वो इसे अपने लिए चाय बनाने का बोलकर किचन में ही मौजूद कुर्सी पर बैठ गई और नूरी का चाय बनाकर देने पर वो चाय लेकर वापस अपने कमरे में आ गई और दोबारा बालकनी में खड़ी होकर चाय पीने लगी। एनी शज़ैन का इंतज़ार करते हुए रात को कब सोई इसे पता ही ना चला। वो खुद पर किसी चीज़ का वज़न महसूस करके उठी तो शज़ैन का एक बाजू अपने पेट पर पड़ा देखा, जबकि इसकी एक टांग एनी की टांगों के ऊपर पड़ी हुई थी। गोया शज़ैन इसे अपना स्लीपिंग पिलो समझकर सोया हुआ था। इसने इसका बाजू हटाने की एक बार नाकाम कोशिश की, मगर शज़ैन इस पर मज़ीद फैल गया। शज़ैन छोड़े, मुझे नमाज पढ़नी है, टाइम बहुत कम रह गया है। वो इसे जोर से हिलाते हुए बोली। शज़ैन अपनी नींद से भरी आंखें खोलकर इसे घूरा तो एनी जल्दी से बोली, सॉरी प्लीज़, क्या आप अपना बाजू उठाएंगे? शज़ैन ने मुंह बिगाड़ते हुए इस पर से अपना बाजू और टांगे हटाई और दूसरी तरफ करवट लेकर दोबारा सो गया। तो एनी जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद इसने अपने कपड़े अनेक्सी से लाने का सोचा क्योंकि अभी तक वो कल वाले कपड़ों में ही मलबूस थी। वो शज़ैन को एक नज़र देखकर कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरकर अनेक्सी की तरफ जाने लगी थी कि किसी को हाल में दाखिल होते देखकर वो डर गई। एनी बच्चे, आप कहाँ जा रहे हो? तैमूर साहिब नमाज पढ़कर अभी घर में दाखिल हुए थे कि एनी को हाल में देखकर पूछा। जी वो मैं नक्की से अपने कपड़े लेने जा रही थी। सर, एनी तुम भी अब मुझे शज़ैन की तरह डैड बुलाया करो और आओ थोड़ी देर लॉन में वॉक करते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी डैड, वो हिचकिचाते हुए बोली और इनके पीछे लॉन में चली गई। शज़ैन के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एनी, मैं जानता हूँ यकीनन शज़ैन ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है,
तुम शाज़ैन को बुरा मत समझना, वो पहले ऐसा नहीं था। इसी साल इसके कुछ नए दोस्त बने और ये आवारा बन गया। मैंने इसे कई बार समझाया है कि वो अपने नए और अच्छे दोस्त बनाए, मगर इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, ज़रा कम अकल इस लड़के को। मगर अब वो मुझे लगता है तुम्हारी वजह से पहले जैसा हो जाएगा। बस मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। और एक तो इसका गुस्सा, वो शुरू से ही गुस्से का थोड़ा तेज है और गुस्से में क्या कर जाए इसे खुद नहीं पता चलता। दूसरी बात, इसे इग्नोर कभी मत करना। पता नहीं इसे क्या मसला है, जब भी कोई इसे इग्नोर करता है वो इसे तकलीफ पहुंचाता है। शफक के पैदा होने के बाद सहर बेगम ने इस पर तवज्जो देना कम कर दी तो इसने सारा घर सर पर उठा लिया। अजीब ही कोई साइको बेटा है मेरा, मुझे खुद इसकी समझ नहीं आती। कभी तो मेरा हद से ज़्यादा फरमाबरदार बेटा बन जाता है तो कभी हद से ज़्यादा नाफरमान। बस दो चीज़ें कभी मत करना, एक तो इसे इग्नोर कभी मत करना, दूसरा इसे गुस्सा कभी मत दिलाना। जी 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 डैड, मैं आपकी बातों को याद रखूंगी और आपकी मदद भी ज़रूर करूंगी। एनी इनकी बातें सुनकर बोली, वो वैसे भी इसे कभी दोबारा इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकती थी। इसने पहले ही 2 बार इसे इग्नोर करने पर सज़ा दी थी और गुस्से में इसने सहर बेगम से इसे थप्पड़ मरवाया था। वाकया वो एक साइको ही था। ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरी मदद करोगी। पहले तो इसे बाकायदा मेरे साथ ऑफिस भेजने की आदत डालने की कोशिश करना और फिर इसे इसके दोस्तों के साथ बाहर कम ही जाने देना ताकि इसकी बुरी आदतें भी ख़त्म हों। और एनी सहर तुम्हें कुछ भी कहे पहले तुमने मुझे बताना है और इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना और तुम्हें अब घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सहर से कह दिया है आज ही नई काम वाली आ जाएगी क्योंकि रज़िया ने अभी वापस नहीं आना। एनी बस यही बातें मैं तुमसे करना चाहता था। अब तुम जाकर अपना काम कर सकती हो और अगर कोई भी परेशानी हो इस घर में मैं आपको तो मुझे सबसे पहले बताना, ठीक है? जी डैड ठीक है, मैं आपको ही बताऊंगी। वो इनकी बात सुनकर और जवाब देकर तैमूर साहिब से इजाज़त लेकर अनेक्सी में चली गई। वो जल्दी से पहले अपने सारे जोड़े उठाए और अपने बैग में रखती कमरे में आई और एक साइड पर बैग रखकर शाज़ैन को देखा जो अभी तक सो रहा था। वो जल्दी से शावर लेकर कपड़े बदल कर कमरे में आई और अपने बाल सुखाकर सोफे पर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो उठी और शाज़ैन को एक नज़र देखकर कमरे से निकल गई। वो चूंकि फ्री थी इस वजह से इसने सबके लिए नाश्ता बनाने का सोचा। वो नीचे आई और नाश्ता तैयार करने लगी। इसकी नज़र अचानक खिड़की से बाहर पड़ी। बाहर बारिश होते देखकर वो अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी ताकि थोड़ी देर बारिश एंजॉय कर ले। फिर वो हादी के साथ अपने घर में करती थी, मगर जब से हाशिम ने इन्हें निकाला था वो एक बार भी बारिश में नहीं नहाई थी, बल्कि ये तो इनके लिए अजाब बन गई थी क्योंकि वो जिस जगह रहते थे वहाँ बारिश होने पर गटरों का सारा पानी गली में जमा हो जाता था। नाश्ता बनाते इसकी सोचों का रुख हादी की तरफ गया। वो काफ़ी दिनों से इससे ना तो मिल सकी थी और ना ही फ़ोन पर बात कर सकी थी। इसने शाज़ैन से इजाज़त लेकर कल हादी से मिलने का सोचा। वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी और डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी जब शफक ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर इसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शफक ने मुस्कुराते हुए एनी को देखा जो इसे भाभी कहने पर आंखें फैलाए से देख रही थी। फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से एनी ने शफक को जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। शफक आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं। वो इसकी हिचकिचाहट महसूस करके बोली, ओके शफक, तो क्या आप एक काम करोगी? मैं शाज़ैन को उठा कर लाती हूँ, आप डैड और सहर मैम को बुला लो। भाभी मुझसे
फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे तुम कहकर भी बात कर सकती हैं। और आप चाहें शाहजैन भाई को बुला लाएं, मैं डैड और मॉम को बुला कर लाती हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड खाली था। इसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वॉशरूम का बंद दरवाज़ा देखकर इसे पता चला कि वो वॉशरूम में है। वो सोफे पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने वॉशरूम की तरफ देखा तो शाहजैन को शर्टलेस देखकर उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा सुर्ख हो गया। इसने शाहजैन के चेहरे की तरफ देखा तो वो इसे खुद की तरफ देखता पाकर मुस्कुरा रहा था। वो जल्दी से इसे अपनी नज़रें से हटाकर उठते हुए बोली, वो नीचे सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। वहीं रुक जाओ हूर, और मेरे तैयार होने तक तुम कमरे में ही मौजूद रहोगी। वो इसे जाता देखकर संजीदा आवाज़ में बोला तो एमनी अपनी जगह रुक गई। शाहजैन अपने बाल तौलिए से साफ करता हुआ इससे मजीद बोला, हूर मुझे अलमारी से शर्ट निकाल कर दो। हूर इसकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए अलमारी की तरफ गई और इसे खोलकर काले रंग की एक टी शर्ट इसे निकाल कर अपनी नज़रें झुकाकर इसके करीब जाकर इसकी तरफ बढ़ाई। एनी, क्या तुमने नाश्ता बनाया है? वो शर्ट पहनकर इसकी तरफ मुड़ता हुआ बोला, जी मैंने नाश्ता बनाया है। वो मैं फारिग थी तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं, इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मेरे काम कर सकती हो, इसके अलावा किसी की नहीं। और अब चलो यहाँ से, नाश्ता ठंडा भी हो गया होगा। पूछ के सर को चूमकर बोला और बात खत्म करके एनी का हाथ पकड़कर इसे नीचे ले गया। शहर बेगम के अलावा बाकी सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता करके तैमूर साहिब अपने ऑफिस चले गए और शफक अपनी यूनिवर्सिटी। एनी जो नाश्ते के बर्तन धोने का सोच रही थी, मगर शाहजैन इसे अपने साथ खींचकर कमरे में ले आया। आज हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे और तुम्हारे भाई से भी मिलकर आएंगे, और अगर तुम कहोगी तो इसे भी अपने साथ ले जाएंगे और आज का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर तो मैंने अगले हफ्ते से मसरूफ हो जाना है। एनी की आंखें इसका प्लान सुनकर चमक उठी। ज़्यादा चमक हादी से मिलने और इसके साथ घूमने फिरने की थी। सच्ची, हम हादी को भी फिर अपने साथ लेकर जाएंगे? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसकी मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुराते हुए बोला तो एनी इसकी बात सुनकर जल्दी से तैयार होने लगी। उधर वो अपना लेक्चर लेने के बाद कैंटीन में गई तो अरकम को कैंटीन में अकेला बैठा देखकर वो इसके पास गई। वो शवारमा खा रहा था जबकि इसके सामने चिप्स पड़ी हुई थी और सामने किसी चीज़ के नोटिस भी पड़े हुए थे। वो इसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। अरकम ने किसी को अपने साथ बैठते देखकर अपनी नज़रें उठाईं तो शफक को बैठा देख वो मुस्कुराया। ये ले, आली के नोट्स मैंने बना दिए हैं। अपने बैग में से नोट्स निकालती इसे पकड़ा कर बोली, वो वाह, इतनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बना दोगी, मुझे लगा था कि शायद तुम कल बना कर दो। वो नोट्स को देखकर बोला तो शफक इसके चिप्स खाते हुए बोली, आपको तो वैसे भी मुझसे किसी चीज़ की भी उम्मीद नहीं होती। नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था, गलत समझ रही हो। आपकी बात का यही मतलब था। अब जा रही हूँ मैं, आज कल दोबारा नोट्स बनाकर दे दूंगी। वो मुंह बिगाड़ते हुए इसकी चिप्स की प्लेट उठाकर बोली और चिप्स खाते हुए इससे दूर चली गई। उफ, एक तो ये लड़की भी ना कभी जो मेरी बात का गलत मतलब ना निकाले। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ उठा और उससे अपनी चिप्स ले जाने का सोचकर हल्का सा मुस्कुराया। शाहजैन एनी को अपने साथ लेकर इस वक्त हादी के स्कूल में मौजूद था। एनी हादी को लेकर आई और हादी ने शाहजैन को देखकर
एनी को ना समझी से देखा। हादी, ये मेरे हस्बैंड हैं, कुछ दिनों पहले ही इनसे मेरा निकाह हुआ। वो धीमी आवाज में हादी के कान के करीब बोली। लेकिन मुझे तो आपने अपनी शादी पर बुलाया नहीं एनी आपी, मैं आपसे नाराज हूँ। वो इसकी बात सुनकर नाराजगी से ऊंची आवाज में बोला। इसकी ऊंची आवाज सुनकर एनी ने आंखें फैलाकर शाहजैन को देखा, जो इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। हादी सादगी से सब कुछ हुआ था, इस वजह से नहीं बुलाया। और देखो, मैं और शाहजैन तुम्हें ना बुलाने के बदले घुमाने लेकर जा रहे हैं। इसे प्यार से समझाते हुए कार के करीब लाई तो शाहजैन ने पिछला दरवाजा हादी के लिए खोला। हादी एनी की बात सुनकर खामोशी से कार में बैठ गया। शाहजैन ने एनी के लिए अगला दरवाज़ा खोला तो एनी आगे वाली सीट पर बैठ गई। शाहजैन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कार स्टार्ट करके पहले हादी को लंच करवाने के लिए किसी रेस्टोरेंट की तरफ ले गया। आपका क्या नाम है? कार की खामोशी में अचानक हादी की नाराज सी आवाज़ गूंजी। मेरा नाम शाहजैन है। और तुम्हारा? मेरा नाम हैदर दौरेद है और मैं एनी आपी का छोटा भाई हूँ, वो मासूम सी आवाज़ में बोला। और मैं तुम्हारी आपी का हस्बैंड हूँ हादी, वो मुस्कुरा कर बोला। अगर आपने एनी आपी को कुछ भी कहा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, वो शाहजैन को धमकी देकर बोला। तो गाड़ी की फजा में शाहजैन का कहका गूंजा, जबकि एनी भी हादी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल छोटे साले साहिब, मैं एनी को कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करूंगा, मुस्कुराता हुआ बोला। तो हादी ने जहां इसके कहका लगाने पर मुंह बगाड़ा था, वहां ही शाहजैन की बात सुनकर वो भी मुस्कुरा उठा। वो इन्हें करीबी मौजूद रेस्टोरेंट में लेकर आया था। शाहजैन और एनी ने तो पहले ही नाश्ता किया हुआ था, इस वजह से एनी ने सिर्फ जूस पिया और शाहजैन ने कॉफ़ी, जबकि हादी भरपूर नाश्ता कर रहा था। वो खाना खाने के बाद मॉल गए, जहां शाहजैन ने एनी और हादी को शॉपिंग करवाई। पहले तो एनी शाहजैन को बार बार मना करती जा रही थी, मगर शाहजैन की एक गुस्से से भरी घूरी से एनी का मुंह फौरन बंद हो गया और वो हिचकिचाते हुए शाहजैन के साथ शॉपिंग करने लगी। शाहजैन, बस करें, मैं इतने ड्रेसेस क्या करूँगी? वो शाहजैन के हाथ में लातादाद शॉपिंग बैग्स देखते हुए बोली। ये शाहजैन, ये कौन सा सिर्फ तुम्हारे हैं? इनमें हादी के भी तो हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऑफिस जाने से पहले एक सूट पहनो और जब मैं घर वापस आऊँ तो बदल कर दूसरा सूट पहनो। तो आप क्या चाहते हैं, मैं सारा दिन कपड़े ही बदलती रहूँ? वो इसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली और हादी का हाथ पकड़कर शाहजैन को दोबारा दूसरी कपड़े वाली दुकान में जाते हुए आगे जाने लगी। तो शाहजैन जल्दी से बोला, रुको, अब कपड़े नहीं खरीदते, कम से कम ज्वेलरी तो खरीद लो। इसके मासूमियत से बोले पर हादी और हूर दोनों ने अपनी आंखें घुमाई और इसके साथ ज्वेलरी शॉप में चले गए। वो सारा दिन घूमने फिरने के बाद अब वापस घर जा रहे थे, चूंकि रात हो चुकी थी। इस वजह से हादी को भी शाहजैन अपने घर ले जाने का सोचा और एनी से एक बार पूछा तो इसे कोई इतराज नहीं हुआ था। थकन की वजह से हादी नींद में बोझल रहा था। जब वो घर में दाखिल हुए, हादी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो अपनी आंखों को हाथों से मसलता खोलने की कोशिश करने लगा। शाहजैन इसे ऊपर अपने कमरे के साथ वाले कमरे में ले गया और वहां इसे लिटा दिया। इसके सोने के बाद एनी कमरे में आई तो मुलाजमा सारे शॉपिंग बैग्स कमरे में रखकर जा चुकी थी और वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ सुनकर इसे पता चला कि शाहजैन वॉशरूम में है। तो वो जूते से अपने पाँव आज़ाद करती बेड से नीचे पाँव लटकाकर बेड आंखें मूंद गई और शाहजैन का इंतज़ार करने लगी।
शाहजैन शावर लेकर आया और हनी को आवाज़ देने लगा तो इसे सोता देखकर अपने बाल साफ करके इसकी टांगें बेड पर करके इसे कंफर्टेबल तरीके से बेड पर लिटा दिया और इसका सर चूमकर खुद भी दूसरी तरफ से आकर बेड पर लेट गया। क्योंकि आज हफ्ता था तो अरकम और लिशपा को यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो इस वजह से वो आज हवेली आ गए थे और इस वक्त हवेली में हाल में रमना बेगम और हदीज साहिब के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अली बेटा, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। अगर तुम बीमार हो गई थी तो तुम्हें हवेली आ जाना चाहिए था, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती। वहाँ तो कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। रमना बेगम अली को देखते हुए बोले, वो पहले से कमज़ोर लग रही थी। अम्मी भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा और कोई कमज़ोर नहीं हुई, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं आपको वैसे ही फील हो रहा है। अम्मी, क्या आपको लगता है मैं अली का ख्याल नहीं रखता? ये मेरी इकलौती बहन है, मैं इसका ही तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। अरकम पहले रमना बेगम और फिर अली की बात सुनकर बोला, अरकम मुझे पता है तुम अली का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हो। वो तो कमज़ोर लग रही थी, सिर्फ इसलिए मैंने कहा, और अब तुम दोनों यहाँ आ गए हो तो 2 दिन में मैंने तुम लोगों को खिला पिला कर सेहतमंद कर देना है। अल्लाह अम्मी, आपने तो हम दोनों को मोटा करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। अरकम इनकी आखिरी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, जबकि अरकम की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। हाशिम अहमद के साथ कार में मौजूद था। अहमद के कहने पर वो इसके साथ हवेली जाकर इसे हदीज साहिब से माफ़ी मांगना चाहता था। चेहरे से तो वो पुरसुकून ही लग रहा था, मगर अंदर से डरा हुआ था। हवेली के आगे गाड़ी रुकी तो इसने अहमद को एक नज़र देखा, जो हाशिम को हौसला देने के लिए बोला, हाशिम यार तुम फिक्र मत करो, वो चाचू हैं तुम्हारे, बस एक बार दिल से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा, वरना वो समझेंगे कि मैं तुम्हें फोर्स करके लाया हूँ। और उसी बात की कि तुम्हारी फैमिली का मसला है, तुम्हें खुद ही हल करना होगा। वो गाड़ी हवेली से बाहर ही खड़ी करके पैदल अंदर दाखिल होने लगा कि इसे मुलाजिम ने रोक दिया। सरदार साहिब ने कहा था कि जब भी आप आए आपको दरवाजे से ही लौटा दिया जाए। तुम शायद बोल रहे हो किससे बात कर रहे हो, इस वजह से मुझसे ज़्यादा फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुलाजिम की बात सुनकर थोड़ा गुस्से से बोला तो मुलाजिम फ़ौरन पीछे हट गया। आखिर को दौरेद वक्त का बेटा था। वो लंबे लंबे डग पड़ता अंदर दाखिल हुआ, मगर हाल में दाखिल होने से पहले वो रुककर गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करके अपनी हिम्मत बढ़ाने लगा। इसे हॉल से कहकों और बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो हिम्मत करता अंदर दाखिल हुआ और ऊंची आवाज़ में हदीज साहिब से सलाम लेकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। हदीज साहिब हाशिम की आवाज़ सुनकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि बाकी सब भी इसकी जानिब ही देख रहे थे। तुम्हें अंदर किसने दाखिल होने दिया? हाशिम, तुम भूल गए हो? तो मैं याद दिला दूं कि हवेली के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से शराफत से यहाँ से वापस चले जाओ, इससे पहले कि कोई बदमज़गी हो। हदीज साहिब रख्त इलायची में हाशिम से बोले तो हाशिम अपने बालों में हाथ फेरता मुस्तरब साहब बोला, चचा जान बस कुछ देर के लिए मेरी बात सुन ले, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत बेसुकून हूँ, घर जाने का सोच कर ही मेरा दम घुटने लगता है। वो हमना ने इसने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। वो मुझे बर्बाद कर चुकी है। इसने मुझसे तलाक ले ली और हूर और हादी का कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा दिल बंद हो रहा है। मुझे लगता है
मैं अंधेरे का मुसाफिर बन जाऊंगा अगर मैंने आपसे बात ना की। खुदारा मेरी मदद करें चचा जान। इसके दर्द भरे लहजे में कही गई बात पर हदीज साहिब का दिल थोड़ा नरम हुआ। वो वाकई काबिले रहम लग रहा था। अरकम ने इसकी बात सुनकर सिर्फ अहंकार भरा। इसे इसके कोई गर्ज नहीं थी कि वो तकलीफ में है या नहीं। वो जितने लोगों के साथ गलत कर चुका था ये सब इसका मकाफाते अमल ही था जो आज वो बेसकून था। रमना बेगम का दिल भी हाशिम की ऐसी हालत देखकर नरम पड़ गया। जबकि अलिशबा को हाशिम की तकलीफ अपनी तकलीफ महसूस हुई। वो कमरे में भाग जाना चाहती थी, खुद को कहीं बंद कर लेना चाहती थी ताकि इस सितम करके ये टूटी बिखरी हालत ना देख सके, मगर वो लब काटती फिर भी हाल में सबके साथ खड़ी रही। खुद को संभालो हाशिम और यहाँ आकर बैठो। हदीज साहिब हाशिम को अपने पास बुलाते हुए बोले। हाशिम को इनकी बात सुनकर तेजी से इनके साथ बैठने की बजाय इनके गले लग गया। चचा जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने सबके साथ गलत किया। अब ये ज़िंदगी मुझ पर तंग हो रही है, मुझे आपकी ज़रूरत है चचा जान, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ चचा जान। हाशिम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बात माफ़ करने की है तो मैं सिर्फ तुमसे नाराज़ था कि तुम अपनी बीवी का मुंह बंद ना करवा सके जो वो हमारे ख़ानदान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी। वो इसके गर्द अपने बाजू फैलाते तहम्मुल से बोले। वो मेरी बीवी नहीं रही चचा जान। इसके ख्याल में मेरे जैसे जाहिल गंवार के साथ वो अब ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। वो इनकी बात सुनकर अलहदा होकर संजीदगी से बोला, मगर वो तो तुमसे मोहब्बत करती थी, फिर इसने ऐसा क्यों किया तुमसे? रमना बेगम ने हाशिम से पूछा। वो अब अपनी कज़न को पसंद करने लगी थी और मज़ीद मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो रमना बेगम की तरफ मुड़कर बोला। बेगम हाशिम के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ, हम ये बातें बैठकर तफसील से करते हैं। और हाशिम तुम बैठ जाओ और सारी बात तफसील से बताओ। हदीज साहिब पहले रमना बेगम से बोले और फिर हाशिम से कहा तो वो इनके साथ बैठ गया और इन्हें सारी तफसील बताने लगा, जबकि अरकम और अली इस दौरान खामोश ही रहे। हाशिम थोड़ी देर हवेली रुककर हदीज साहिब से बात करके वापस आ चुका था और किसी ने इससे बात नहीं की थी। रमना बेगम ने भी बस थोड़ी बहुत बात की थी। वो वापस आकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन अब इसे हदीज साहिब की वजह से थोड़ा सुकून हो गया था। सुबह एनी अपने मामूल के मुताबिक उठी और नमाज पढ़कर हादी के कमरे में इसे एक नज़र देखने के लिए गई। इसे सोता देखकर वो वापस अपने कमरे में आ गई और शाहजैन को सोता देखकर शॉपिंग बैग उठाकर इनमें से चीज़ें निकालकर अलमारी में रखने लगी। हादी की चीज़ें वो पहले ही अलग कर चुकी थी। सारी चीज़ें रखने के बाद इसने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला और शावर लेकर चेंज करके कानों में बालियां पहनकर वो हल्का सा मेकअप करके तैयार होकर अब शाहजैन को उठा रही थी। शाहजैन उठ जाएं, 9 बज गए हैं। उफ हूर यार थोड़ी देर सोने दो, बस आज का दिन ही है, फिर कल से तो मुझे ऑफिस जाना है और फिर जल्दी उठना पड़ता है। वो बिना अपनी आंखें खोले हूर से बोला और दूसरी तरफ करवट लेकर दोबारा सोने लगा कि इसके कानों में दोबारा हूर की आवाज़ पड़ी। शाह प्लीज़ उठ जाए ना। इसकी मिन्नत भरी आवाज़ सुनकर आखिर वो उठ ही गया। वो उठकर बैठा और आंखें खोलकर एनी को घूरने लगा था कि इसे तैयार हुआ देखकर इसकी आंखें पूरी खुल गईं। और फिर इसने मुस्कुराते हुए एनी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सफ़ेद शॉर्ट फ्रॉक और पजामे में मलबूस शाहजैन का सुबह सुबह ही दिल धड़का गई थी। शाहजैन ऐसे मत देखें और जल्दी तैयार हो जाएं। वो शाहजैन को मुसलसल खुद को देखते पाकर सुर्ख होती हुई बोली, स्वीट हार्ट तुम तो बहुत ही शर्मीली हो। तो शाहजैन कहका लगाता हुआ बोला,
वो आप तैयार हो जाए, मैं हादी को जगा कर आती हूँ। वो सुर्ख पड़ती जल्दी से कमरे से जाने के लिए, पर तोलती बोली तो शाहजैन ने जल्दी से बेड से उठकर एनी को पीछे से अपने हसार में लिया, जो दरवाजे की तरफ रुख किए बाहर जाने लगी थी। अरे यार, इतनी प्यारी तैयार हुई, अपनी तारीफ सुने बगैर ही चली जाओगी? वो इसकी गाल चूमकर शरारत से बोला। वो मैं आप वो कंफ्यूज होती से कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आज तुम मेरे लिए तैयार हुई हो ना, तो मुझे बेहद अच्छा लगा है। ऐसे ही रोज अच्छा सा ड्रेस पहनकर तैयार होकर मुझे उठाया करो और मैं रोज तुम्हारी ढेर सारी तारीफें किया करूँगा। वो इसका दूसरा गाल चूम कर बोला। शिशा, आप बहुत बदतमीज हैं। वो अपना सुर्ख चेहरा हाथों में छुपाकर बोली तो शाहजैन ने कहका लगाया। लो, इसमें क्या बदतमीजी वाली बात है? मैं तो सिर्फ अपनी खूबसूरत बीवी की तारीफ कर रहा था, तुम ऐਵੇਂ ही मुझ मासूम पर इल्जाम लगा रही हो। वो इसका रुख अपनी जानिब के इसके मुंह पर रखे हाथों पर बोसा देकर बोला। अभी एनी इसे कोई जवाब देती कि किसी के दरवाज़ा बजाने की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपना मुंह से हाथ हटाते हुए और शाहजैन से थोड़ा फासले पर खड़ी होकर दरवाजे की जानिब देखा, जहां से हादी अंदर दाखिल हुआ था। छोटे साले साहिब सोए तो ठीक थे रात को? शाहजैन ने हादी से मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए पूछा। भाई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, वरना हॉस्टल में तो मुझसे सही से सोया ही नहीं जाता। शाहजैन की बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गया और एनी की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराहट हादी की आखिरी बात सुनकर सिमट गई थी। तुम फिक्र मत करो, अब से तुमने यहाँ ही एनी और मेरे साथ रहना है। कल हम तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा देंगे। इसकी बात सुनकर हादी ने एनी की तरफ देखा, जो खुद हैरानी से शाहजैन को देख रही थी। एनी आपी, क्या शाहजैन भाई सच बोल रहे हैं? क्या अब मैं आपके साथ रहूँगा? हाँ बिल्कुल, अभी तो शाहजैन ने तुम्हें बताया है। वो नम आंखों से मुस्कुराकर हादी का सर चूम कर बोली, तो वो खुश होता हुआ इसके गले लग गया। एनी ने बॉस से अलग होकर इसे सोफे पर पड़े इसके शॉपिंग बैग्स में से इसे एक सूट निकाल कर दिया और इसे जल्दी से फ्रेश होने भेजा। जब हादी चला गया तो एनी शाहजैन का इंतज़ार करने के लिए बेड पर बैठ गई और इसके शावर लेकर आने का इंतज़ार करने लगी। शाहजैन शावर लेकर आया और एनी को एक नज़र बेड पर बैठे देखकर जल्दी से अपने बाल ड्राई करके बाल सेट किए और एनी की तरफ देखा, जो इससे कुछ पूछने की पर तोल रही थी। वो जानता था यकीनन जो इसने हादी से कहा है वो ही एनी ने पूछना है कि क्या वाकई हादी अब हमारे साथ रहेगा। एनी ने धीमी आवाज में पूछा, स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो अब यहीं रहेगा। रजिया का साथ वाला कमरा हादी के लिए सेट करवा लेना, बल्कि मैं इसे खुद कह दूंगा। अब तुम उठो, हादी को कमरे से लेकर नीचे नाश्ता करने चलते हैं, वो एनी से बोला और आखिर में एनी के सामने हाथ फैलाया, जिसे एनी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। वो हादी और एनी के साथ नीचे गया, जहां सहर बेगम भी तैमूर साहिब और शफक के साथ ही मौजूद थी। इन्हें डाइनिंग हॉल में दाखिल होते देखकर सहर बेगम ने नखुवत से अपना रुख मोड़ा, जबकि तैमूर साहिब और शफक ने एनी को सलाम का जवाब दिया, जिसने आते ही सलाम दिया था। डैड, ये एनी का भाई है हादी, और अब हमारे साथ ही रहेगा। शाहजैन ने हादी को एनी के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर तैमूर साहिब से खुद ही बैठते हुए कहा।
یہ کوئی یتیم خانہ نہیں جو تم ہر کسی کو اٹھا کر میرے گھر لا رہے ہو، نکالو اسے فوراً میرے گھر سے باہر۔ سحر بیگم کو تو شاہزین کی بات سن کر پتنگیں لگ گئی اور تیمور صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، جبکہ شفق جو ہادی سے بات کرنے لگی تھی، سحر بیگم کی بات اسے سخت ناگوار گزری، جبکہ شاہزین اور تیمور صاحب نے بھی سحر بیگم کی بات سن کر انہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور انہیں تو خاموشی سے بیٹھی اپنے لب کاٹ رہی تھی اور ہادی سحر بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ ان کی بات سمجھ نہ پاتا۔ سحر، یہ گھر تمہاری اکیلی کا نہیں اور ابھی میں زندہ ہوں کہ فیصلے کر سکوں کہ کون یہاں رہے گا اور کون نہیں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور صاحب سخت لہجے میں بولے۔ بالکل نہیں تیمور، ایک کام والی کو تو آپ پہلے ہی شاہزین کی بیوی بنا رہے ہیں، اب اس کا بیکاری بائی یہاں میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ حور، ہادی کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ شاہزین نے سحر بیگم کی بات سن کر ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے اینی سے کہا۔ سحر بیگم کی بات سن کر اسے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ شاہزین کی بات سن کر وہ فوراً ہادی کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو سحر، ایک منٹ ڈیڈ، میں موم سے بات کرتا ہوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ چلا جاؤں یہاں سے، چھوڑ دوں یہ گھر تاکہ آپ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکیں؟ مجھے قطعی منظور نہیں کہ آپ حور کی اور ہادی کی ہر وقت بےعزتی کرتے رہیں۔ وہ اب یہیں حور کے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ابھی بتا دیں، میں حور کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا۔ شاہزین تیمور صاحب کو روکتا ہوا خود سحر بیگم سے بولا، جن کا غصہ اس کے گھر چھوڑنے کی بات پر جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی تو تم میرے بیٹے ہو اور اسے بھی میں کسی غیر کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو تیمور صاحب بھی اسے حوصلہ دیتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ شاہزین کے جانے کے بعد شفق بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزین رضیہ کو ناشتہ کمرے میں لانے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا دل میں درد سا اٹھا۔ اینی ہادی کو ساتھ لگائے رو رہی تھی، جبکہ ہادی بھی رو رہا تھا۔ شاہزین نے اینی کے قریب جا کر اینی سے ہادی کو الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر بولا، چھوٹے سالے صاحب، مرد رویا نہیں کرتے، ایسی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ تمہیں تو اپنے آپ ہی کو بھی رونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ ہادی کو سمجھا کر بولا، جو اب چپ کر گیا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر اینی کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر دونوں کو سمجھانے کے بعد اس نے ہادی اور حور دونوں کو فریش ہونے بھیجا۔ رضیہ ناشتہ بنا کر کمرے میں دے گئی۔ حور اور ہادی کے آنے کے بعد انہوں نے ناشتہ شروع کیا۔ عالی حال میں بیٹھی بظاہر تو رمنا بیگم کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ خود تو سوچوں میں گم تھی کہ اس کے ذہن میں ہاشم کے جانے کے بعد کل سے صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کیا اب ہاشم ہمنا کے چھوڑنے کے بعد کیا اس کے نصیب میں ہوگا۔ اسے لگتا تھا کہ ہاشم کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گا، اور اگر وہ کر بھی لے تو ارکم کبھی بھی ہاشم سے شادی نہیں ہونے دے گا اس کی۔ عالی، وہ رمنا بیگم کے بلانے سے اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ تم میری بات سن بھی رہی ہو عالی یا نہیں؟ وہ سوری امی، سن نہیں سکی، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ارشکا نے جواب دیا تو رمنا بیگم نفی میں سر ہلاتی دوبارہ بولی، میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ کھانے کا سامان بھی پیک کر دیا ہے، وہ بھی ساتھ لے جانا، اور ارکم کے کچھ نئے کپڑے میں نے سلوائے تھے وہ بھی یاد سے رکھ لینا۔
अरकम तो पता नहीं कहाँ गुम है। मैं रख लूँगी अम्मी, भाई ने मुझे 3 बजे तक तैयार होने का कहा था और 2:30 भी हो गए हैं। अम्मी आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतना टाइम हो गया है। इसकी अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी तो जल्दी से उठती रमना बेगम से बोली, तुम्हें ही होश नहीं था, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी, वरना मैंने तो 2-3 बार तुम्हें बताया भी था। रमना बेगम की बात सुनकर जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने भागी। शफक अपने कमरे में बोर हो रही थी। अरकम से इसकी 2 दिन से बात नहीं हुई थी तो इसने अरकम को कॉल करने का सोचा। अरकम इस वक्त ज़मीनों पर मौजूद हदीज साहिब के कहने पर हिसाब किताब करने आया था और अब वापस जा रहा था जब इसे शफक की कॉल आई। वो चूँकि पैदल ही आया था, इस वजह से वो कॉल उठाकर हवेली की तरफ जाता हुआ शफक से बात करने लगा। अस्सलाम वालेकुम अरकम। वालेकुम सलाम शफक, खैरियत जो कॉल की? इसे तंग करने के लिए इसने पूछा तो शफक गड़बड़ा गई। वो आपने कहा था कि आली के नोट्स तैयार कर दो, मैंने बाकी भी तैयार कर दिए हैं। वो इसका घबराना महसूस करके मुस्कुराया। मुझे लगा शायद तुम मुझे याद कर रही थी, इस वजह से तुमने मुझे कॉल की थी, मगर तुमने ये बात करके मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो आपने भी तो मुझे कॉल नहीं की, मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रही थी। अब मैंने की है तो आप मुझे तंग कर रहे हैं। वो रवानी में क्या बोल गई इसे पता ही नहीं चला। बात तो इसे तब समझ आई जब इसे अरकम का हल्का सा कहका सुनाई दिया और अपनी बात पर गौर किया। वो मेरा मतलब वो नहीं था। वो जल्दी से बोली, तो क्या मतलब था, फिर मुझे बता दो। वैसे मैंने इसके लिए कॉल नहीं की थी, मैं थोड़ा मसरूफ़ था और अब नहीं तंग करूँगा। क्या तुमने वाकई मेरे फ़ोन का इंतज़ार किया? वो वाकई 2 दिन मसरूफ़ था हदीज साहिब के साथ, इसी वजह से इसे कॉल नहीं कर पाया था। वो हाँ मैंने किया था मगर आपने कॉल ही नहीं की। इसने 2 दिन काफ़ी देर अरकम की कॉल का इंतज़ार किया था मगर इसकी अरकम की कॉल ना करने पर तंग आकर खुद ही कॉल कर ली। इसका दिल अब अरकम से बात करने को करता था, इसके साथ वक्त गुजारने को करता था, मगर वो अपने दिल की हालत समझ नहीं पा रही थी। अच्छा तो क्या कर रही थी, कैसे गुजरे 2 दिन बताओ? उसका जवाब सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला तो शफक बेड पर लेटकर इसे अपने 2 दिन की तफसील बताने लगी। हमना रात के वक्त घर में अकेली थी। इसके मॉम डैड एक पार्टी में गए हुए थे। वो अपने कमरे में थी जब नीचे से इसे आवाज़ें सुनाई दी। घर में बस मुलाजमा थी। वो अपनी जगह से उठी और हाल में जाने लगी कि देख सके कहीं मुलाजम ने तो कोई चीज़ नहीं तोड़ दी। वो बाहर आई तो हाल में मुलाजमा डरकर एक कोने में दुब के खड़ी थी, जबकि इसके सामने कोई नकाबपोश गन लिए खड़ा था। हमना की इसे देखकर चीख निकल गई तो 2 और नकाबपोश जो घर के कमरे चेक करने वाले थे, इनमें से एक ने आगे बढ़कर जल्दी से हमना को पकड़ा जो भागने की कोशिश में थी। हमना मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जबकि नकाबपोश जिसके हाथ में गन मौजूद थी इसे पता न चला कि कब गन का ट्रिगर दबा और हमना के पेट में गोली लगी। गोली की आवाज़ सुनकर मुलाजमा ने चीख मारकर हमना की तरफ देखा जिसके पेट से खून निकल रहा था, जबकि तीनों नकाबपोश जो सिर्फ चोरी करने आए थे और इनका किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, हमना के गोली लगते ही वो घर से फरार हो गए। मुलाजमा ने जल्दी से नकाबपोशों के जाते ही एम्बुलेंस को कॉल की और साथ ही हमना के वालिदैन को भी कॉल की, जबकि हमना फर्श पर गिरी तकलीफ से दोहरी हो रही थी।
हमना को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर इसके वालिदैन भी पहुंच गए थे और मुलाजमा से इन्हें सारी बात पता चल गई। वो परेशानी में बैठे थे कि जब डॉक्टर बाहर आई इन्हें पता चला कि इसे इस जगह पेट में गोली लगी थी कि अब वो मुश्किल से ही कंसीव कर सकती है, जबकि अब इसकी हालत बेहतर है। इसके वालिदैन ये सुनकर ही सकते में चले गए, लेकिन इसके ठीक होने की खबर ने इन्हें राहत